नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव और आज इस सभागार में उपस्थित देश की सभी जाने माने प्रतिष्ठित शिक्षा जगत से जुड़े हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के साथीगण, आज मामला थोड़ा उल्टा हो रहा है। आपकी मुस्कान और आपकी ताली बीच बीच में इसकी परिचय भी देता है। आप सभी लोग मूर्त शिक्षक हो और आपकी एक लंबे समय के अनुभव है, एक फिक्स पीरियड है, कितना समय पढ़ाए वो तो फिक्स है। और आज रोल रिवर्सल हो गया और फिर आज हुआ कि आज तो स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ। आज इस कार्यक्रम की घोषिका थी वो भी कोई कम नहीं थी। पूरा विषय को साहित्य, उसके ऊपर और पट्टू चढ़ाना और पट्टू चढ़ाना और मनमोहक करना। और मैं तो डॉक्टर सुभाष सरकारी से हार भी चुका था। आज मल्टी डायमेंशनल स्पीच दिया उन्होंने। दो शब्द बेंगोली में कह देते तो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि बहुभाषी बहुआयामी शिक्षा की पद्धति लागू किया जाएगा, उसकी तो हमारा डॉक्टर सरकार एक लिविंग एग्जाम्पल है। मित्रों, सच में 2 दिन कैसे बीता किसी को पता नहीं चला। नहीं तो आप लोग इतने समय तक यहाँ नहीं बैठते। और मैं आपकी अनुमति से ज़्यादा समय, बिल्कुल 10-12 मिनट से मेरे विषय को समाप्त करना चाहूँगा। और 2 दिन कैसे गए किसी को पता नहीं चला। ये दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा समागम हो रहा है। अगर आप अनुमति दें, मैं पहले ही सभा में इस रिजोल्यूशन को करवाना चाहता हूँ, क्या इसको हम एक अखिल भारतीय इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित करें? मैं मेरे आज अधिकारी मित्रों को कह रहा था, भारत सरकार की शिक्षा और कौशल्य विकास विभाग इसको आने वाले दिनों में इस प्रकार की एक इंटरैक्टिव और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑल इंडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के नाते, चिंतन बैठक के नाते आगे आने वाले दिनों में उसको एक इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। मित्रों, आज तो जब हम इसमें समापन में इकट्ठा हुए हैं, पिछले 2 दिन में क्या क्या सब हुआ उसके बारे में चर्चा हुई। इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सारे विषय को उल्लेख भी किया है। लेकिन 2-3 विषय में उसमें विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। PM-3 को सफल करने में आप सभी का मदद चाहिए। आप सभी की मदद लगे, भले ही आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप हो या स्किल डिपार्टमेंट की हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की जो प्राइमरी लैबोरेटरी होगा वो होगा PM-3 स्कूल्स। और कल प्रधानमंत्री जी ने 14,500 में से 6,207 स्कूल की एक प्रकार से श्रीगणेश किया है। मैं आगे आपसे स्कूल विभाग भी बात करेगा। मैं विशेष करके देश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अपेक्षा रखता हूँ कि आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा आपकी नेबरहुड में रहने वाले स्कूल को। आपको कोई उस प्रधान शिक्षक की तो हिम्मत नहीं होगा आपकी दरवाजे तक आने का, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपके अच्छे विद्यार्थियों को भेजना पड़ेगा। तब जाकर मित्रों ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अच्छे स्कूल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हमारी IIT ब्रांड चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। नीचे तो सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा ना। इसलिए स्कूल इकोसिस्टम को हमें मजबूत करना पड़ेगा देश में। PM-3 स्कूल उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इस सारे भीड़ भाड़ में आपकी दुर्भाग्य हुई होगी, अब तक देश में जो स्किल एजुकेशन, विशेष करके हमारे जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की डायरेक्टर जनरल के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से ITI इकोसिस्टम चलता था, ये पता नहीं क्यों चलता था इंग्लिश में। इस बार सुखद संजोग ये हुआ, लगभग 100 किताब ITI के, 100 किताब 39 ट्रेड में
39 स्टेट में और 12 भाषा में कल प्रधानमंत्री जी के हाथ में लोकार्पण किया। फ्यूचर स्किल्स को दुनिया कैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी कहां तक जा रहा है, इसके बारे में हमारे स्कूल इकोसिस्टम से ज्यादा भली भांति उच्च शिक्षा के लोगों को मालूम है। स्किल एजुकेशन की स्किल ट्रेनिंग देने वाले लोगों से ज्यादा इंडस्ट्री को मालूम होती है जिससे आपकी संपर्क है। उसको मैप करना, उसको एक स्किल क्वालिफिकेशन पैक में कन्वर्ट करना, उसको अप्रूवल कराना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, और हमें फ्यूचर रेडी, ये दो शब्द नहीं है, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। मैं इस यज्ञ मंडप, अगर ये महाकुंभ है, उस महाकुंभ से मैं अपेक्षा रखता हूँ इस विषय में आपका योगदान चाहिए। मैं कामकाजी आदमी हूँ, मैं काम और अपेक्षा बताते जाता हूँ और एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज एक अनोखा चीज क्या किया, पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। मैं जब शिक्षा विभाग की दायित्व में आया 2 साल पहले, भारत की नवगठित लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये कमिटमेंट प्रधानमंत्री आज 15 साल भर के बाद, अगस्त 15 कुछ दिनों के बाद आएगा। यूनिवर्सिटी की एक्ट पार्लियामेंट से पारित हो गया, उसकी रूल्स बन गए, उसकी बिल्डअप हो गया, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। पहला साल के एडमिशन का आज हमने 17 स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर भी ऑफर कर दिया। और उसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन IIT कानपुर और IIT चेन्नई उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 कोर्स में आज पढ़ाने का प्रारंभ में व्यवस्था होगा। एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस के बारे में चर्चा होगी, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ाई जाएगी और पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाई जाएगी। पहला साल कानपुर में और चेन्नई में पढ़ेंगे, दूसरा साल ये पहुंचेंगे अपने ही कैंपस में, तब तक शायद कैंपस की सारी व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों, इन दिनों में कल प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया भी है उसके बारे में, NEP की अगर हम 1 to 100, अगर ये 100 पॉइंट को हम पूरा करते हैं तो शायद NEP की एक सब्सटेंटिव फेज पूरा होता है। पहला पॉइंट होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC। पहली बार देश में आयु वर्ग 3 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए जो कोहर्ट 5 शिक्षा व्यवस्था जो 5+3 कहा गया, पहला 5 की पाठ्यक्रम प्रस्तुत होके समाज को समर्पित कर दिया गया है। उसका जो एकदम बिगिनिंग पॉइंट जिसका नाम है बाल वाटिका, कल बाल वाटिका के पहला शिक्षक श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ बिताए। आप सभी ने आपके फोन पे देखा होगा, आपकी राज्य के अखबार में देख सकते हैं। तो वीडियो आपने इसमें देखा कि नहीं देखा? आप कैसे सोचिए, एक बच्चा आके पकड़ता है, मोदी जी मैं आपके साथ मिलूंगा, जो एकदम जो दृश्य बनाकर शायद इस हॉल में और इसके आयोजन में लगे हुए हम किसी को भी यह कल्पना नहीं था कि इतना जीवंत हो पाएगा दृश्य। यानी इसका अर्थ है हमारे भारत में हर एक साल अमूमन 2 करोड़ बच्चे एक कोई क्लास में एंट्री करने लायक है। 2 करोड़ बच्चे, तब 100% GR होती है। 2 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चे अगर इस मूड और मिजाज पे आ जाएंगे, जिनको हम मानते हैं कि अपने ब्रेन डेवलपमेंट उसी समय में होती है। अब कल्पना करो इस प्रकार के हम सौभाग्यशाली है, हम सब बहुत अत्यंत भाग्यवान है। उस इकोसिस्टम को हमारी आंखों के सामने और हमारे द्वारा ही ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसकी शुरुआत होगी और उसकी क्लास 3 से 12 तक जो किताब बनेगा, जो पाठ्यक्रम होगा, जो पद्धति होगी, जो माहौल बनाया जाएगा, उसके लिए जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में NCF बनी थी, NCF स्कूल एजुकेशन, इस बीच में NCERT को अपना काम समर्पित कर दिया है। मैं अपेक्षा रखूंगा
सभी उच्च शिक्षण संस्थान उसमें रुचि ले। उसको अभी जो लगभग 130 विषयों में, कल उसको भी प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है, 130 विषय में उसकी किताबें बनेगी, उसकी विषय बनेगा, उसकी कई उपविषय भी बनेंगे, सब सब्जेक्ट भी होगा। स्किल डेवलपमेंट एक विषय होगा। स्किल डेवलपमेंट में तो अपने आप में 200 विषय हो सकता है। ये सारा विषय की एक्सपर्ट अथॉरिटी कहाँ है? एक्सपर्ट अथॉरिटी छोटे स्कूल की टीचर से लेके रिसर्चर तक, पोस्ट डॉक में लगे हुए सभी लोगों का ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइन बनी है उसको पाठ्य पुस्तक में परिवर्तित करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में परिवर्तित करना, ये हम सभी की जिम्मेवारी है। मित्रों, एनईपी के बारे में सबने कहा, कहते हैं दूर से पहाड़ सुंदर दिखता है, जो पहाड़ के पास जाए पहले लगता है बाप इतना ऊंचाई है क्या, चढ़ सकते हैं क्या? हम चढ़ सकते नहीं, हमने आधे तक पहुंच गया है। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। इस प्रकार की माहौल ये प्रमाणित करता है हम सभी लोग कटिबद्ध है, कमिटेड है एनईपी को लागू करने के लिए। एनईपी जब लागू होगा, मैं सपना देखता हूं कि एनईपी लागू होने से क्या होगा। मित्रों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना है तो एनईपी को लागू करना पड़ेगा। विश्व में सभी समस्या का समाधान की उत्तर निकालनी है तो एनईपी को लागू करना पड़ेगा। अगर इस ज्ञान महाकुंभ में, इसको एक महाशक्ति में, नॉलेज पावर हाउस, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कभी कल्पना करिए अगर अभी किसी ने मेरे को बताया दुनिया भर में जितना कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसकी एक तिहाई भारत की मूल की लोगों की है। आज जब हम रिसर्च के बारे में चर्चा कर रहे थे तब फार्मा सेक्टर के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा दुनिया की 200 देशों में आज हम दवाई भेजते हैं, 200 देशों में भारत से बनी हुई दवाई जाती है। अमेरिका की 40% मेडिसिन भारत सप्लायर है। अभी कल्पना करिए 60 की दशकों में से बहुत अनुभवी लोग हैं, हमको अमेरिका से सड़ी हुई गेहूं खरीदना पड़ा था, मुफ्त में नहीं। पर इस बार कोरोना में हमने दवाई दिया उनको, और आज भी हम प्रमाणित करते हैं 40% मेडिसिन सप्लाई भारत से होती है। इसको आइडिया के, इनोवेशन के, नवाचार की ये नर्सरी है, ये दो शब्द नहीं है। इसको अमल में लाने की दायित्व हमारे, इम्प्लीमेंटेशन में ही मधुरता है। एनईपी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिलोसॉफिकली किसी की दो मत नहीं है। कोई मित्रों, मेरे को मीडिया के मित्र पूछते हैं कि भाई फलाने लोग आपको, एक दो राज्य जो थोड़ा राजनीतिक कारण से टिक्का टिप्पणी करते कि हम एनईपी नहीं लागू करेंगे। मैं कभी सोचता हूँ कि मैं आज देखिए हम और यूजीसी चेयरमैन दोनों एक स्टॉल देखने के लिए थे। यूजीसी की निमंत्रण में एक ऑटोनोमस कॉलेज केरल से आई थी। वो कॉलेज को चलाते हैं कुछ हमारे नन बहनों ने। कॉलेज कौन चलाते हैं पूछा, जो हमें मिले उनको याद है कॉलेज की मैनेजमेंट कौन है। कॉलेज की मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ नन्स है, ग्रुप ऑफ सिस्टर्स है। किस विषय पे उनका विशेषज्ञता लेके आए थे यहाँ? 14वीं सदी में माधव जो गणितज्ञ थे, जो पाई को दुनिया के सामने लाए, उनके बारे में मलयालम लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में लिखी हुई आदि ग्रंथ को वो रिस्टोर करके नया किताब बनाने के काम पे लगा है। ये केरल वाले, अगर कहीं केरल की आज की सरकार कहेगा मैं उन्हीं को उल्लेख करता हूं तो उनको मैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसके शब्द मेरे उसके अरबी शब्द। कोई इसको विरोध करने का कोई कारण नहीं है। ये गर्व जा चुके हैं, पहाड़ में आधे चढ़ चुके हैं। ये जो 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 उत्साह आज मैंने देखा, अब कल्पना करिए, मैं कॉन्शियसली फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। केरल की क्रिश्चियन धर्म अवलंबी कुछ बहनों के द्वारा चलाई गई स्कूल 14वीं सदी की भारत की मूल विचारक माधवाचार्य की लिखी हुई गणित की पोथी को
मलयालम लिपि संस्कृत भाषा में लिखी हुई लिपि को 21वीं सदी में दुनिया के सामने लाने के लिए कमिटेड है। ये लिपि है। हर एक इंस्टीट्यूशन की ऐसे ऐसे कहानी है, हर एक इंस्टीट्यूशन की ऐसे ऐसे कहानी है। मित्रों, ये तेजी ले चुका है, गति ले चुका है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, भाषणों से नहीं बन पाएंगे, इसको अमल करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मित्रों, मैं थोड़ी अभी एक बात कहूंगा सभी को, स्कूल से लेके उच्च शिक्षा तक एक विषय को कहूंगा। कोई भी एक समाज बिना स्वाभिमान के आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी एजुकेशन स्पेंडिंग हुई है, मगर 14 और 23 ये दोनों की एक बेस लाइन की कैलकुलेशन आपके सामने करूंगा। जीडीपी की नेट 1% ग्रोथ, 1% हमने ज्यादा स्पेंडिंग किया है। जब 14 में हम लोग जिम्मेवारी में आए तब 3.5 समथिंग की हमारे स्पेंडिंग थी। आज नेट 4.67% जीडीपी की स्पेंडिंग है। उसके बाद में जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पर्याप्त नहीं है, बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनानी है, अच्छी कैंटीन बनानी है, रिसर्च लैब में और इक्विपमेंट रखनी है, स्कूली बच्चों के लिए और आधुनिक क्लासरूम बनानी है, फैसिलिटी और डेवलप करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतने कम संसाधनों में भी आज हम यहां पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अभी जब हमारे आईआईटी दिल्ली की टाई अप हुई यूएई के साथ, यूएई आज एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। रंगन महाराज जी है या नहीं है? रंगन जी मेरे को बुलाए थे अपने इंस्टीट्यूट में। यूएई की कुछ बच्चे आए थे बूट कैंप में। उनकी देशों के लोगों ने तय किया कि हमें दिल्ली ले जाना है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें दिल्ली आईआईटी कैसा है उसको दिखाने के लिए। और दिल्ली आईआईटी जब लेके आए, वो उनकी मंत्री भी आई थी, उस देश की उच्च शिक्षा मंत्री भी, स्कूल शिक्षा मंत्री भी आए थे। वो अपने बच्चों को समझा रही है कि देखो आप लोग कहाँ पहुंचे हो, आप लोग जहां ग्लोबल सीईओ बनते हैं उसी जगह पे आप पहुंच चुके हो। ये मेरे आईआईटी ये इकोसिस्टम इतने अभाव के साथ, इतने सीमाओं के साथ पिछले 75 साल में उच्च शिक्षा में हम इतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आज तो स्पेंडिंग बढ़ रही है, आज तो इनोवेटिव तरीके से हम, और इनोवेटिव तरीका क्या अगर किसी को समझना है तो वाइस चांसलर सुधीर जैन जी को आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में उपलब्ध रहेंगे, वो आपको समझाएंगे कैसे मॉडल गवर्नेंस कैसे किया जाता है। मित्रों, में बड़े और आगे आपसे विद्वान हो, मैं आपको निवेदन करूंगा, आपको गवर्नेंस के ऊपर जोर देना ही पड़ेगा। उसी के अंदर इनोवेशन होगा, उसी के अंदर एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। उस कल्चर को, जब मैं कहता हूं कल्चर यानी क्या, मित्रों कभी बहुत पीड़ा होती है जब कभी हम ये न्यूज सुनते हैं कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक दूसरे तीसरे ईयर की बच्चा सुसाइड करता है। मित्रों, हम सब उसके लिए जिम्मेवार नहीं है क्या? मैं तो सबसे ज्यादा उस सिस्टम पे कोई जिम्मेवार होता है तो धर्मेंद्र प्रधान होता है, मैं इसे मानता हूं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो कमी है। हम रहते हुए डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो जाएगा, कैसे ऊंच नीच आएगा? कैपेसिटी तो प्रकृति प्रदत्त है, भगवान प्रदत्त है, इसे कोई लिखा नहीं है। ऐसे कोई लिखा, कोई माथे पे लिखा के कैपेसिटी लेके आई नहीं है। मैं जब गवर्नेंस की बात कहता हूं मेरा दिशा उस तरफ, इसलिए व्यक्तिगत आपने कोई कमी छोड़ी है ऐसा नहीं है। मैं आपको उंगली दिखाने के लिए शब्द नहीं कह रहा, लेकिन जिम्मेवारी से हम लोग ना भागें। कुछ मित्रों ने जब भी मेरे को उस घटना का सूचना देते, मैं पहले पूछता हूं क्या आप उस घटना स्थल पे पहुंचे? जो कई लोग पहुंचते हैं, जो कई लोग कहते हैं मैंने डीन को भेजा है। मैं उनको उत्तर नहीं देता, उस संकट के क्षण में उनको मैं क्या कहूं, लेकिन मेरे को कष्ट होता है।
डीन भी तो कोई हमारा कॉलीग है ना। लेकिन आप जब घर के मुखिया पहुंचे, कष्ट हुआ है, लेकिन हम जब पहुंचेंगे तो जिस घर में बच्चा गया है उसके मन में कम से कम संतुष्टि तो होगा, कोई तो देखने के लिए आया मेरे को। मित्रों, एक जवाबदेही की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। हमें एक नया कल्चर लाना, 21वीं सदी में भारत को खड़ा करना है, तो हमें कैंपस को अपना परिवार की हिस्सा मानवाना पड़ेगा। है परिवार की हिस्सा, लेकिन उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। मित्रों, सारे करने में एक प्रमुख हिस्से है स्टूडेंट्स, हमारा मूल आधार है। और हमारी शिक्षानुष्ठान कोई फैक्ट्री नहीं है। कभी कभी हम वो पे आके कहते हैं ये तो एक कारखाना है। मैं नहीं मानता हूँ कारखाना, ये मंदिर है। कारखाना और मंदिर में फर्क है। तो स्टूडेंट टीचर की, क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के रिलेशनशिप नहीं है। ये सारे के मूल में शिक्षक है। शिक्षक के कारण दुनिया बनी है और भारत तो बनी है। मैं एक बात मेरे को याद है, अलेक्जेंडर जब आके भारत से बहुत सफलता ना पाके लौट रहे थे, उनको उनकी मित्र ने कहा कि गजब की देश है साहब, इसको जितना मुश्किल है। क्यों? यहाँ की निर्णय करता इस देश की राजा नहीं होता है। हम यूरोप में सोचते हैं, पाश्चात्य में सोचते हैं, राजा को पराजय करने के बाद राज्य मेरे होते हैं। भारत ऐसा एक देश है कि राजा को पराजय करने के बाद एक गरीब आदमी रहता है, उसको सब मानते हैं, उसका नाम है गुरु, उसका नाम है शिक्षक। ये मेरे सभ्यता में शिक्षक की स्थान है। और मैं छात्र राजनीति से आया हूं, छात्र संगठन करके मित्रों यहाँ आया। और हमारी प्रतिबद्धता है, शिक्षा समाज समूह एक परिवार है। परिवार में अभिभावक की स्थान माता पिता से होकर शिक्षक के, गुरु के, उसमें सरकार की कुछ दायित्व है। लेकिन हमें कलेक्टिवली आज जो विषय सारी चर्चा हुई, उसमें से प्रमुख आउटकम निकलती है, टेकअवे निकलती है, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे आइडियाज को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, हमारी इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म को और अच्छा करना पड़ेगा। तब जाके हम जानेंगे, समझेंगे दुनिया की डेवलपमेंट होता है, क्या होता है। अभी हमारे देश में कोई एक इंस्टीट्यूशन, मेरे को पिछले 2 साल में ध्यान नहीं आया कि भारत की कैपेक्स जितनी होती है उसके ऊपर हमारे क्या क्या ज्ञान की आवश्यकता है, उसको मैपिंग करने के लिए कोई व्यवस्था आज नहीं है, व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। पिछले 9 साल में हमने 34 लाख करोड़ रुपया कैपेक्स में खर्चा किया है। हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, ई-वे, ये पांचों में भारत आज दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। आप ही की नेतृत्व से बन रहा है, लेकिन ये इसके कोलैबोरेटिव करना पड़ेगा। मैं सब जगह पे पूछता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ क्या है। आजकल इंटरडिसिप्लिनरी का पॉपुलर और शॉर्टकट रहता है कंप्यूटर साइंस और एआई का कोर्स बनाना, बेसिक बायोलॉजी और बायोटेक की डिपार्टमेंट बना देना। लेकिन ये भी इसके अंदर, कल किसी ने मेरे को बहुत बढ़िया बात कहा, आज ही सुबह सुना मैंने इच्छा होती थी मेरे को मैं सभी सेशंस में बैठ पाऊँ। आज चर्चा हुई, हम विदेश की यूनिवर्सिटी के साथ डुअल डिग्री करते हैं। कभी हम दोनों एक ही राज्य में एक ह्यूमैनिटीज की और जनरल यूनिवर्सिटी और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं क्या, डुअल डिग्री करते हैं क्या? वो काम शुरू हुई है। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम, एम्स तीनों ने मिलकर आधुनिक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के और उसमें मैनेजमेंट साइंस ज्ञान रखने वाले लोगों को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। अभी मेरे को कल एक एमओयू शायद हुआ कि 6 नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जाके एक एमओयू किए, क्या मिलके काम करेंगे। मित्रों, ये परंपरा देश भर में होनी चाहिए। ये बात है कि भाई आप लोगों में जो स्पर्धा है कि ज्ञानी कौन ज्यादा है,
हम आप सभी को मानते हैं ज्ञानी, लेकिन आप ज्ञान को थोड़ा इंटरेक्शन करिए। आइडियाज सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे आइडिया को दूसरे को बांटने से, हम तो विद्या दान की बात कहने वाले। इस आइडिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें एक नया कल्चर शुरू होगा। और मैं मानता हूँ शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग, और विशेष करके क्या क्या तरीके से बदल रहा है दुनिया, क्या क्या तरीके से दुनिया बदल रहा है उसको। और देखिए, मैं तो मानता हूँ हमारे देश की सबसे दायित्व कौन कैसे लेता है, दायित्व कौन कैसे लेता है। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी ने हर एक साल अपने पूरा व्यस्तता के अंदर समय निकाल के, जब बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होता है उसकी पहले आते हैं परीक्षा पे चर्चा में। उद्देश्य क्या है? वो तो कहते हैं कि परीक्षा का परीक्षा ले लो, आज परीक्षा से डरो मत, परीक्षा को हराने के लिए योजना बनाओ, तब जाकर हम जिंदगी में आगे जाएंगे। मित्रों, शिक्षक सभी लोग हैं, और उस शिक्षा के साथ साथ हमारे जो मूल कमिटमेंट है वैल्यू की, एथिक्स की, इस परंपरा को आप याद रखते हुए आगे बढ़ोगे, उसमें कोई जरूरत नहीं है। जब मित्रों हम कहते हैं कि भाई सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी, इस बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब वित्त मंत्री जी ने बजट उपस्थापित कर रहे थे देश के सामने, उन्होंने उल्लेख किया है कि हमें स्कूल एजुकेशन की अंदर काम करने वाले टीचरों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डाइट को रीइन्वेंट करेंगे। मेरे को आज हमारे संजय कुमार जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, बता रहे थे, वो पूरा प्रस्तुत है। इसी शिक्षा वर्ष में 100 डाइट को पायलट प्रोजेक्ट के नाते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। उनकी जो कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग टीचर है, नए टीचरों के लिए तो आई थिंक 47 आईटेफ हो रहा है, योगेश सिंह जी 47। इसी एकेडमिक ईयर में एनईपी रिकमेंडेड जो नया करिकुलम बना है, नए पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो रही है, उसकी 47 किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में होगा? आईआईटी में होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, एनआईटी कर रहे हैं, आइजर टाइप की इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन आईटी प्रोग्राम को रन करेंगे। इस साल भी लगभग 60-70 एप्लीकेशन आए, ये तो बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश में 1 करोड़ स्कूल टीचर है, उसकी कैपेसिटी हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसीलिए इसी साल 100 डाइट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डाइट एक्सीलेंस बनाने के काम स्कूल विभाग इसकी काम शुरू करेगा। ऐसे ही हमारे देश में 50,000 कॉलेज और 1100 यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूशन, उसकी तो एग्जिस्टिंग रिफ्रेशर कोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग की पद्धति है। लेकिन उसको गति देने के लिए जो पुराने दिनों में एचआरडीसी होती थी, यूजीसी ड्रिवन एचआरडीसी होती थी, उसको री इन्वेंट इस बीच में यूजीसी ने किया है। यूजीसी से हमने अपेक्षा रखा था कि हमें नई प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग की प्लान किया जाए, और यूजीसी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर प्रारंभ में 100 मालवीय मिशन के अंतर्गत टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की एक रचना हर एक राज्य में मिनिमम 1 से ज्यादा हायर एजुकेशन टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसे ही स्किल एजुकेशन के लिए NSTI, इंडस्ट्री लेड सम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अदर विभागों की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सारे को ध्यान में रखते हुए 100 टीचर्स ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसीलिए 100 स्कूल एजुकेशन में,
100 हायर एजुकेशन में और 100 स्किल इकोसिस्टम पे ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें न्यू जनरेशन 21st जनरेशन स्किलिंग, नॉलेज, पेडागोजी, ये सारे के बारे में चर्चा करने के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी, ये सारे के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार इस साल काम शुरू कर रही है। मित्रों, मैं अंत में इतनी बात कहूंगा, इस एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में ही महत्व है। ये कुंभ, ये समागम उस इम्प्लीमेंटेशन का ही हिस्सा है। हम पिछले 2 दिन से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ मेरे दृष्टि से 2 लोग हैं, यहाँ अनुभव भी है, भविष्य भी। इसी हॉल में आप जैसे अनुभवी महानुभव हैं और इसी हॉल में नई पीढ़ी की छात्र छात्राएं भी हैं। और भविष्य तब बनती है जब उस पर अनुभव की पूर चढ़ती है, अनुभव की कलर चढ़ती है, अनुभव की गहराई उसमें आता है। हमारा यही शिक्षा परिवार उपनिषद की एक बात को पथ्य करके हम आगे बढ़े। चरैवती चरैवती चरैवती। बहुत धन्यवाद।